हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बारे में। हमने लास्ट टॉपिक पे बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज़ अ सेल ऑर्गेनेल्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज also cell organelles of the plant cells. Chloroplast is found in the mesophyll cells of the leaves. It is a rounded, flattened और वीट लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसकी जो मोटाई होती है या इसकी जो थिकनेस होती है 1 to 3 म्यू टू 4 to 6 म्यू होती है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन्स होती है जो कि इसका एनवलप तैयार करती हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं हम मैट्रिक्स, या फिर झिल्ली के अंदर जो प्रोटीन युक्त सब्सटेंस होता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं, जिसमें आरएनए, डीएनए एंड 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें एटीपी, एडीपी, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन, फेरोडॉक्सिन, साइटोक्रोम जो कि फोटो सिस्टम के पिगमेंट्स होते हैं ये भी इसमें पाए जाते हैं। स्ट्रोमा के अंदर हम देखेंगे कि चपटे थैली के जैसे एक स्ट्रक्चर होता है या एक अरेंज स्ट्रक्चर होता है जिसे हम थाइलेकॉइड कहते हैं। 1 यूनिट इसी की थाइलेकॉइड कहलाती है और ये जो स्टैक जमे हुए होते हैं इन्हें हम ग्रेनम कहते हैं। ये जब आपस में जिस स्ट्रैंड के थ्रू जुड़े होते हैं उसे लेमिली कहा जाता है। एक ग्रीन सेल में अप्रॉक्स 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं, लेकिन जो एल्गी जो होती है, बड़े आकार के एल्गी जो होते हैं उसमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट या बड़े आकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। और अगर इसका केमिकल कंपोजिशन देखा जाए तो इसमें क्लोरोफिल्स, कैरोटीनाइड्स, कैरोटीन, एंजेंथोफिल एक्सेट्रा पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो कि फोटो सिस्टम में और फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें हेल्प करने का काम करते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट हमारा सेल ऑर्गेनेल्स है ये गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस को सबसे पहले इटली के साइंटिस्ट कैमिलियो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। जो गोल्जी एपरेटस होता है या गोल्जी बॉडी होती है वो आरबीसी को छोड़कर आरबीसी में नहीं होती है। इसके अलावा ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती हैं। इसके बाद में यह एक बंच के समान या एक गुच्छे के रूप में दिखाई देती है। सामान्य रूप से यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसी ही होती है, लेकिन इस गोल्जी एपरेटस जो होता है वह सिस्टर्नी, वेसिकल एंड वैक्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सिस्टर्नी फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, चपटे कोश होते हैं जिनकी जो नंबर्स होते हैं 4 to 7 तक हो सकते हैं। और जो वेसिकल्स होते हैं ये छोटे छोटे बैग्स के फॉर्म में होता है और साथ ही साथ ये जब बडिंग करते हैं या इनका जो फॉर्मेशन होता है वो बडिंग से होता है। और नेक्स्ट है वैक्यूल्स, ये राउंडेड शेप होते हैं और ये और फूड स्टोरेज करने का काम करते हैं। फंक्शन हम देखें गोल्जी एपरेटस के तो सबसे पहला कि ये लाइसोसोम फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। लाइसोसोम जो होता है वो डेड सेल्स जो होती हैं या जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको सेल से बाहर करने का काम करेगा। साथ ही साथ ये सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी मदद करता है और जो स्पर्म होते हैं, मेल स्पर्म, उनका जो एंटीरियर पार्ट होता है विच इज़ एक्रोसोम, उसके फॉर्मेशन में भी गोल्जी एपरेटस मदद करता है। तो यहाँ पे गोल्जी एपरेटस फिनिश होता है और साथ ही साथ इसके फंक्शन भी फिनिश होते हैं। नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनेल्स इज अ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ER भी बोला जाता है।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सबसे पहले खोज गार्नियर ने 1897 में किया था इसको डिस्कवर। बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सरफेस पे राइबोसोम्स के दाने प्रेजेंट हो, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। और जिसकी सरफेस पे राइबोसोम्स के दाने प्रेजेंट नहीं हो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो राइबोसोम के प्रेजेंस होने के कारण प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम की एब्सेंस होने के कारण प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। गोल्जी एपरेटस के जैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी सिस्टर्नी, वेसाइकल और ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं। साथ ही साथ इसके फंक्शन हम देखें तो यह सबसे बेसिक फंक्शन इसका यह होगा कि यह प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करेगा। सेकेंड फंक्शन इसका देखा जाए तो यह सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा सब्सटेंस का। देन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। साथ ही साथ यह ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म में भी मदद करता है। तो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन। नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स आता है राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है ये भी एक सेल ऑर्गेनेल से है जिसका डायमीटर अप्रॉक्स 250 एंगस्ट्रॉम होता है और बेसिकली ये प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बनता है। अगर इसके सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के आधार पर अगर देखा जाए तो राइबोसोम जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है 70S राइबोसोम एंड सेकंड होता है 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है एंड 80S राइबोसोम जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। 70S राइबोसोम जो होता है वो 2 यूनिट से मिलके बना होता है, 50S एंड 30S। और जो 80S राइबोसोम होता है वो भी 2 यूनिट से मिलके बना होता है, 60S एंड 40S। दिस इज द सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम। जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो ये दोनों राइबोसोम की जो यूनिट्स है वो आपस में mRNA की स्ट्रैंड पर जुड़ती है और जिससे कि प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और इस प्रोसेस के लिए इन्हें मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होती है। जब राइबोसोम जुड़ते चले जाते हैं एक के बाद एक तो ये संरचना जो होती है, ये स्ट्रक्चर जो होता है वो पॉली राइबोसोम या पॉलीसोम कहलाता है। क्योंकि राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन फॉर्मेशन में मदद करता है इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस जो होता है वो एक पतली और दोहरी झिल्ली या मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना होता है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं या कैरियोथिका भी कहते हैं। प्रत्येक झिल्ली की मोटाई जो होती है
वो 75 से 90 एंगस्ट्रॉम की होती है और इनके बीच का जो स्पेस होता है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस जो होगा वो पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहलाता है। ये जो मेम्ब्रेन होती है कहीं कहीं पर कंप्लीट नहीं होती है, जहाँ पर कुछ पोर्स होते हैं। इन पोर्स को न्यूक्लियोपोर्स कहते हैं, जिसके थ्रू न्यूक्लियोपोर्स के थ्रू जो होता है परमिएबिलिटी इसकी मेंटेन रहती है और इसमें से होकर केंद्रक और जो साइटोप्लाज्म के बीच में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका आदान प्रदान होता है। राइबोसोम की प्रेजेंस के कारण इसकी जो आउटर सरफेस होती है वो रफ दिखाई देती है और बाहरी जो मेम्ब्रेन होती है इस पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा होता है। अभी यहाँ पर देखेंगे हम इसके अंदर की तरफ एक ट्रांसपेरेंट और ग्रेन्युलर सब्सटेंस या लिक्विड पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ भी कहते हैं। इसमें यह प्रोटीन और जो न्यूक्लियर एसिड्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो आदि से मिलके बना होता है। इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो कि क्रोमेटिन नेट होता है, जो टेढ़ी मेढ़ी और उलझे धागे के समान संरचना होती है, जिसे क्रोमेटिन नेट कहते हैं। और साथ ही साथ ये जब सेल डिवीज़न होता है उस टाइम पर ये कंडेंस होकर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है और क्रोमोसोम बनाता है। रासायनिक या केमिकली रूप से अगर देखें तो यह डीएनए और प्रोटीन से ही मिलकर बने होते हैं, जो कि इनमें पाए जाने वाले जो प्रोटीन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो बेसिक एमिनो एसिड्स का बना होता है। और देखें ये जो क्रोमेटिन है यह क्या जो सूचनाएं होती हैं, जेनेटिक जो आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं उन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने का काम करेगा। यहाँ पर सेंटर में इसमें न्यूक्लियोलस दिखाई देता है। न्यूक्लियोलस जो होता है केंद्रक के अंदर एक बहुत छोटा और राउंडेड शेप का एक मॉलिक्यूल्स या कण बोल सकते हैं दिखाई देता है। यह आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। केंद्रक में केंद्रिका की जो नंबर्स होते हैं वो गुणसूत्रों के सेट पर निर्भर करते हैं, और जो वेजिटेटिव सेल्स होती है, कायिक कोशिका होती है, उसमें गुणसूत्रों के 2 सेट्स प्रेजेंट होते हैं। अतः इनमें 2 केंद्रिका पाई जाती है। बट जो स्पर्म होते हैं और ओव्यूल्स होते हैं उसमें गुणसूत्र का एक ही सेट होने के कारण एक ही केंद्रिका उसमें या एक ही न्यूक्लियोलस उसमें पाई जाती हैं। न्यूक्लियस का अगर फंक्शन देखा जाए तो सबसे पहले कि यह जितनी भी प्रोसेस होती हैं या कंट्रोल रूम इसे बोल सकते हैं हम सेल का, सारी प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करता है न्यूक्लियस। साथ ही साथ आरएनए के सिंथेसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है और जो जीन्स होते हैं उन्हें भी कैरी करने का, 1 जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन करने का काम करता है। तो यहाँ पर हमारे सेल ऑर्गेनेल्स फिनिश होते हैं।